इंश्योरेंस लेना आसान होता है, पर जब क्लेम करने की बारी आती है, तब असली चेहरा सामने आ जाता है इन इंश्योरेंस कंपनीज का। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, बस लोगों को मोटिवेट करने के लिए और थोड़ा अवेयर करने के लिए कि इंडिया में ऑम्बड्समैन जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, ताकि लोग यूज़ कर पाएँ। स्पेशली मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे इतना इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिला, थोड़ा मोटिवेशन कम अवेलेबल है। एंड ये जो एक्सपीरियंस है, ये पूरा रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ इमोशन, पेशेंस। आपको पूरा समझ में आएगा जब मैं अपनी पूरी स्टोरी शेयर करूंगा। तो चलो, ये कुछ जुलाई 2025 की बात है, जब मैं मेरे पेरेंट्स को फिनलैंड बुलाया था उनको विजिट करने के लिए। मैं मेनली फिनलैंड में रहता हूँ, जॉब करता हूँ, तो उनको यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया था। तो मेरी मॉम को पेन वेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा ट्रैवल इंश्योरेंस है तो फिक्र इतना करना क्यों है एंड वेट क्यों करना है। वेल, थैंकफुली आई हैड सेविंग्स, तो मैंने उसको यूज़ करके उनका इलाज करवाया। एंड मैं कहीं ना कहीं टेंशन फ्री था कि इंश्योरेंस तो है, हो ही जाएगा। और मुझे नहीं पता था कि अगले 10 महीने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेडेक बनने वाला था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए इंश्योरेंस कंपनी को। इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ था एविडेंस। एंड मतलब हर पॉइंट पे आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट करना है, हॉस्पिटल जाने से लेके हर एक रिपोर्ट और डॉक्टर डायग्नोसिस और जो कुछ भी है सब कुछ। तो वो एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने हर पॉइंट पे कर रखी थी। इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्लेम किया, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। सबसे पहला झटका मुझे 7 अगस्त को लगा 2025, कि मेरा क्लेम ही रिपुडिएटेड कर दिया गया। रिपुडिएटेड मीनिंग इट्स काइंड ऑफ अ रिजेक्ट, कि आपका क्लेम हम नहीं करेंगे। और रीज़न उन्होंने साफ ये लिख दिया कि आपका तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ओनली जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होता है उसमें हम रिम्बर्स करते हैं, और बाकी नहीं करते हैं। जबकि मैंने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला भी इंश्योरेंस इंक्लूड करा रखा था उसमें, बट उन्होंने उसको लाइफ थ्रेटनिंग के साथ जोड़कर थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर मैंने उनको चैलेंज किया, वापस से एक लंबा चौड़ा ईमेल लिखा उनको। कुछ दिन बाद 4 सितंबर को फाइनल रिजेक्शन लेटर मुझे भेज दिया। मतलब पूरा का पूरा करीब, आई हैव टू शेयर, मतलब इंडियन करेंसी में 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा था टोटल। ठीक है। एंड उन्होंने 1 रुपए भी बोला कि ये कवर नहीं होगा, एंड रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने लेकिन ठान लिया था कि भाई ये कुछ तो रास्ता निकलेगा इससे, तो मैं अपना जो मेरा हक है वो तो मैं लेकर मानूंगा। अब मैंने उनकी सारी पॉलिसी पढ़ना शुरू किया, जो डॉक्यूमेंट था जब मैंने पॉलिसी खरीदा था। थोड़ा एआई का हेल्प लिया ताकि मैं थोड़ा फास्ट डॉक्यूमेंट पढ़ सकूं, बिकॉज वो 40-50 पेज का डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसमें से की पॉइंट्स निकालना है एंड ऑल। तो वहाँ मैंने वो किया। उसके बाद उनका ग्रीवेंस सेल को मैंने कांटेक्ट किया, जो कि पहला स्टेप होता है। उसी इंश्योरेंस कंपनी का एक ग्रीवेंस सेल होता है, उसको कांटेक्ट करो एंड वेट करो फिर क्या होता है। तो मेरा थोड़ा फास्ट हो गया ये कि ग्रीवेंस सेल ने वापस से मुझे रीडायरेक्ट कर दिया कि भाई आप वहीं चले जाओ जहाँ से आपका रिजेक्शन आया है, दे विल हेल्प यू। तो इट वाज काइंड ऑफ बेसलेस, पॉइंटलेस फॉर मी कि मैं वापस से वहीं पे जाके अपना टाइम वेस्ट करूं, जहां पे ऑलरेडी मुझे 2 बार रिजेक्शन आ चुका है। एक बार रिपुडिएटेड था, एक बार रिजेक्शन लेटर था, तो काइंड ऑफ 2 बार रिजेक्शन हो गया। फिर ग्रीवेंस सेल ने भी मुझे वापस वहीं भेज दिया, तो तीसरी बार रिजेक्शन समझ लो इसको एक तरह से। बेसिकली मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको मैं रिजेक्शन बोल रहा हूँ। अब जब वहां से भी कोई रास्ता नहीं दिखा, तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि ओम्बड्समैन जैसी चीज होती है। ओम्बड्समैन के वेबसाइट पे गया। तो जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम के रिजेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो, उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप ओम्बड्समैन के पास जाकर उस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन रेज कर सकते हो कि आपने XYZ रीज़न से क्लेम किया था, एंड उन्होंने कोई एक क्लॉज को मेंशन करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। तो आप चाहते हो कि कोई थर्ड पर्सन इंटरवीन करे और एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वापस से देखे कि कौन सही है कौन गलत। और इसमें होता यह है कि एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है उसको ही अल्टीमेट ट्रुथ माना जाएगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओम्बड्समैन को एक्चुअली हार्ड कॉपीज चाहिए होती हैं। तो
बिकॉज़ ये सारा सब कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर के अराउंड हो रहा था और मेरे पेरेंट्स वापस इंडिया सितंबर में गए थे शायद। तो जो भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स था, जो भी फ़िनलैंड में हम लोगों ने डॉक्टर के साथ चेकअप कराया था, वो सब उनके साथ ही मैंने उनके थ्रू इंडिया वापस भेज दिया। बट मेरे पेरेंट्स के लिए इतना ईज़ी नहीं था ये सारा डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना, एक प्रॉपर फाइल बनाना एंड ओम्बड्समैन को भेजना। तो डाउन द लाइन मैं अराउंड नवंबर में ऑलरेडी प्लान कर रहा था इंडिया जाने का। तो मैं इंडिया जाता हूँ, मैंने सारा स्पीड पोस्ट भेज दिया। मैंने मेक श्योर किया कि मैं स्पीड पोस्ट का रिसीप्ट रखता हूँ, उसके फ़ोटोज़ क्लिक करके रखता हूँ। एंड एक अच्छी बात ये थी कि मैंने ऑनलाइन ट्रैक किया, तो मैंने जो देखा कि डिलीवर्ड वाला है ऑनलाइन पे, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके मैंने रख लिया कि एज अ प्रूफ कि हाँ, ये मेरा पोस्ट किया था और मैंने ये पोस्ट डिलीवर होते हुए भी देखा है एंड उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। कुछ दिन बाद, करीब 4 महीने समझ लो, नवंबर से मार्च हो गया है और एक ईमेल आता है कि आपका केस क्लोज्ड हो गया है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है। मेरा खून खौल गया लिटरली मूड खराब हो गया मेरा कि ये लोग भी मिले हुए हैं क्या इंश्योरेंस वालों से, कि ये क्या है, मतलब मैंने तो इनको भेजा था। और मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गया कि इतने दिन से ये सारा चल रहा है डॉक्यूमेंट बाजी और कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, कोई होप ही नहीं है कि कोई सुन ले मेरी बात कि यार मैं प्रॉपर लड़ रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर एविडेंस है, पॉलिसी खरीदा है मैंने। बट आफ्टर ये सारा डीमोटिवेशन मैंने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया एंड सोचा कि एक लास्ट ईमेल लिख देता हूँ अच्छे से, गुस्से में ही सही मगर अच्छे से एक ईमेल लिख देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें चिपका देता हूँ अटैचमेंट की तरह और उन लोगों को सारा फैक्ट्स देकर, और स्पेशली ये स्पीड पोस्ट का जो डिलीवरी वाला स्क्रीनशॉट है कि आपको मिल गए हैं डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास प्रूफ है, ये देखो, ये सब चिपकाकर मैंने एक बड़ा सा ईमेल लिखा उनको। उसके बाद मैं भूल गया उसके बारे में कि अब जो होगा देखा जाएगा। हुआ ये कि अचानक से एक दिन ईमेल आता है, योर केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। बट मैं वापस से ओम्बड्समैन की वेबसाइट पे गया, अपना फ़ोन नंबर डाला, देखा वहाँ पे एक नया फाइल और केस रजिस्टर हुआ है। एक होप जागता है। उसके बाद वहाँ से उन्होंने फिर से मुझे ईमेल भेजा कि हम लोगों को ये एक फॉर्म है, वो आप भर के दो और उसमें सब कुछ लिख दो कि किसके अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हो ये केस, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, आप कितना पैसा डिमांड कर रहे हो, क्या डिमांड कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, वो सारा समरी लिख के भेजो एंड देन वी विल सी कि क्या होता है। मैंने फिर से सब कुछ कंपाइल किया, वापस से सारे ईमेल्स को खंगाला कि कौन से दिन कौन सा ईमेल कब आया था, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से कब रिजेक्शन हुआ, कब ग्रीवेंस वालों ने भी रिजेक्ट किया। फिर से वो सारा सब कुछ करके फिर से इनको एक ईमेल भेजा। उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है कि आई हैव बीन गिवन अ डेट फॉर हियरिंग। एंड थोड़ा टेक्निकलिटी भी समझो क्योंकि ये मेरी मॉम का इलाज है, पॉलिसी मॉम के नाम पे है एंड मैं लड़ रहा हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे सारे परमिशंस दिए हैं उनके बिहाफ में मैं ये केस को प्रेजेंट करूँ, लड़ूँ एंड हियरिंग अटेंड करूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक मतलब मॉम से मैंने साइन करवाया पेपर, और फिर ये सब कुछ ऑथराइजेशन लेटर प्लस उन्होंने जो फॉर्म भेजा था वो सब फिल करके मैंने वापस से भेजा। हियरिंग की डेट आई। सबसे अच्छी बात है हियरिंग ऑनलाइन होती है। फिर मुझे एक मीटिंग लिंक आई है हियरिंग के 2 दिन पहले। 15 अप्रैल को शायद हियरिंग थी एंड 13 या 12 तारीख को मुझे वो लिंक आ गया था, वेबएक्स का लिंक था। मैं पूरा फुल प्रिपरेशन में था बैठा कि बॉस ये सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये मुझे पॉलिसी का पॉइंट्स बोलना है उनको, क्लॉजेस दिखाने हैं कि इस क्लॉज में ये लिखा है एंड आई वेरी स्ट्रांगली स्टैंड यहाँ पे, और इसीलिए मैं ये केस लड़ रहा हूँ। अब आता है हियरिंग का डे। हियरिंग का डे में मुझे ऐसे कुछ 2:30 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं रहा है 2:30 बजे, मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है, मैं अकेला बैठा हूँ उस मीटिंग रूम में और एक नंबर ऑफ यूजर्स दिख रहे हैं ऑनलाइन। एंड कभी यूजर्स 6 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, मैं मीटिंग में बैठा रहूं कि यहाँ से ड्रॉप कर जाऊं। कुछ भी मतलब क्लियरली कम्युनिकेटेड नहीं है, उसमें बस लिखा है कि आप 10 मिनट पहले मीटिंग ज्वाइन कर लो एंड देन मीटिंग विल स्टार्ट एट द टाइम। अब उसमें मैं वेट करे जा रहा हूँ, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, फिर मैंने मीटिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लिया कि भाई मैं अकेला इधर वेट कर रहा हूँ, एटलीस्ट बाद में उनको मेल करके ये तो बोल सकूं कि आई वॉज देयर, नो बडी केम, ऐसा। बट एनी वे आफ्टर 20-25 मिनट्स ऑफ वेटिंग देयर अचानक से विंडो ओपन होता है एंड मुझे
किसी काइंड ऑफ रूम में एक तरह से गेट इन किया जाता है। समहाउ मैंने स्टार्ट किया अपना दलील रखना कि बोला आउट पेशेंट वाला जो क्लॉज है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होगा तो ही आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एक्यूट पेन था, बहुत पेनफुल था, हम लोग बियर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जाना पड़ा डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप लेकिन ऐसे आइसोलेशन में इस क्लॉज को नहीं पढ़ सकते हैं, बट ठीक है वी विल सी क्या कर सकते हैं। मैं बोला एक और पॉइंट है मेरे पास हाईलाइट करने के लिए कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्या एविडेंस है और क्या ग्राउंड है जिस बेसिस पे वो ये कह रहे हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, क्योंकि इससे पहले कभी ये डिजीज डायग्नोस नहीं हुई है। तो किस बेसिस पे ये बोला जा रहा है? तो मैंने इतना उनको पॉइंट रखा एंड ओम्बड्समैन जो थे उन्होंने मुझे बोला कि हाँ गुड पॉइंट, इतना बोला। उन्होंने बोला ठीक है हम आपके पास एक दो दिन में वापस आते हैं। और एक्चुअली जो थर्ड बंदी थी, एक्चुअली थर्ड पर्सन, वो इंश्योरेंस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी। तो यहाँ पे ऐसा होता है हियरिंग में कि आप बेसिकली ओम्बड्समैन के साथ ही बात करोगे। देर इज नो फाइट गोइंग टू हैपन बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड जो पॉलिसी होल्डर है। जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था मॉम को, तो मैं पॉलिसी होल्डर हूँ, वो जो लड़की थी वो इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ओम्बड्समैन है ये हम दोनों को सुनेंगे और हम लोग दोनों जो भी अपना पॉइंट्स रख रहे हैं उसको देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, उसमें क्या लिखा है और हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं अपने अपने पॉइंट्स को लेकर। फिर वो डिसीजन लेंगे कि हाँ कौन सही है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, एंड दैट्स हाउ द डिसीजन विल बी टेकन। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि गुड पॉइंट, ठीक है हम एक दो दिन में वापस आते हैं, एंड कॉल हो जाता है डिस्कनेक्ट। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये अच्छा गया है बुरा गया है, आई जस्ट डोंट नो। और मैं थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैं काइंड ऑफ एआई से बात कर रहा हूँ, थेरेपी ले रहा हूँ एक तरह से कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, क्या है, सही है बुरा है। एक अच्छा चीज एआई ने ये बोला था जो मुझे खुशी लगा कि अगर ये टाइम लग रहा है डिसीजन आने में, दैट मीन्स समथिंग पॉजिटिव मे हैपन। क्योंकि अगर आपका केस लेजिट नहीं है, आपका जो भी पॉइंट्स है वो कमजोर है, तो आपका फट से वो लोग रिजेक्ट करके आपको बोल सकते हैं कि वी विल नॉट एंटरटेन। बट क्योंकि आपके बातों को सुना जा रहा है और आपके पॉलिसी में जो आपने मेंशन किया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसको टैकल नहीं किया जा पा रहा है किसी दूसरे मतलब ट्रिक से, तो वो इतना आसानी से रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तो ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा वेट करने लगा, छोड़ दिया इन सब चीज़ों को। एंड 10 दिन बाद, एक दो दिन उन्होंने बोला था बट 10 दिन बाद एक एसएमएस आता है। अजीब सा इंग्लिश था उसमें जो मुझे कुछ जल्दी समझ में नहीं आया है। तो मैं बोला कि ये मैसेज समझने से बेटर है आई जस्ट गो ऑन द पोर्टल एंड ट्रैक कि कहाँ है मेरा रिक्वेस्ट। तो मैंने ट्रैक किया एंड वहाँ पे दिखा मुझे अवार्ड लेटर। मैं इतना खुश हो गया कि यार अवार्ड लेटर आया, चलो देखते हैं क्या है, कुछ तो है। एंड अवार्ड लेटर में फाइनली उन्होंने ऑलमोस्ट 85 या 90% क्लेम अमाउंट उन्होंने मतलब दे दिया। कि दे दिया इन द सेंस उन्होंने अवार्ड लेटर में लिख दिया है ओम्बड्समैन ने कि वो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शंस देते हैं कि 1 महीने के अंदर उनको मुझे इतना अमाउंट पे करना है। क्योंकि मेरा खर्चा यूरोज में हुआ था तो उन्होंने यूरोज में लिखा था कि इतना यूरो आईएनआर में कन्वर्ट करके देना होगा। तो यहाँ से फिर वही होता है कि 1 महीने तक आप वेट करो, समबडी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी विल कम, कोई आएगा आपको ईमेल या कुछ ऐसा, एंड देन वहाँ से आपका थोड़ा बैंक इन्फॉर्मेशन ये सब पूछा जाएगा। तो मेरे मम्मी के केस में थोड़ा सा गड़बड़ ये था कि उनका जो पासबुक है ना वो अजीब सा प्रिंट था, तो बैंक का एफएससी कोड जो है वो बैंक के लोगों के ऊपर ही प्रिंट हो गया है और वो दिखता नहीं है सही से। और मैं कितना ही उनको बोल रहा हूँ जूम करके देख लो, ये देख लो, वो देख लो, बैंक का एड्रेस ये है, आप गूगल कर लो, वो नहीं सुन रहे थे इंश्योरेंस कंपनी वाले। तो वो सब करके फिर मैंने बैंक को मतलब इंश्योरेंस कंपनी को वापस भेजा मम्मी का स्टेटमेंट। एंड फाइनली वन डे मतलब वो क्लेम अमाउंट वो उन्होंने मेरी मम्मी के अकाउंट में क्रेडिट किया। मतलब 10 महीने समझ लो ये सारा सब कुछ चला एंड फाइनली मतलब मिला हम लोगों को वो इंश्योरेंस का क्लेम अमाउंट। वो बोलते हैं ना कि
सब्र का फल मीठा होता है। तो दैट्स हाउ आई सी इट, कि इतना दिन सब्र प्लस इमोशनली ऊपर नीचे होना, मतलब रोज फ्रस्ट्रेट हो जाना कोई ईमेल को देख के। एनीवे, जो भी है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर आप लोगों के साथ कि आप लोग भी हिम्मत मत हारना, लगना एआई और ये सब का यूज़ करना अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट का क्लॉज पढ़ने के लिए और चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए, ताकि बिकॉज कोई नहीं है आपके अलावा जो खुद के लिए लड़ेगा। सो जस्ट वांटेड टू शेयर कि आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करो एंड ऑम्बड्समैन के बारे में थोड़ा जान लो, दैट देर इज़ अ बॉडी जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, जो शायद हम लोग के हेल्प के लिए ही है। इट्स जस्ट हम लोगों को पता नहीं है हाउ टू यूज इट इन द राइट वे। दैट्स ऑल दैट आई हैड टू शेयर। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, एंड या ऑल द बेस्ट अगर आप सेम सिचुएशन में हो, एंड हैव होप्स कि सब सही हो। ऑल द बेस्ट।